नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य सीएससी चैनल पर स्वागत है। पिछले 2 हफ्ता की न्यूज़ को मैंने कवर कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि हम कवर करने जा रहे हैं 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक की खबरों को इसमें कवर करेंगे और ये शॉर्ट नोट्स की तरह होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम यह गंभीर और दुर्बल करने वाली बीमारी है जो कि तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली तथा शरीर के ऊर्जा उत्पादन तंत्र को प्रभावित करती है। इसे मायल्जिक इंसेफेलाइमाइलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। इसके संभावित परिणाम वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, हार्मोनल असंतुलन और आनुवंशिक दोष है। ये आप टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन कभी बनता है इससे तो क्वेश्चन यही बनेगा कि क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले अगर इसके पीछे सिंड्रोम अगर नहीं लिखा हुआ आता है तो ये क्या चीज़ है क्रोनिक फैटिग, तो एक तरह का सिंड्रोम है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली तथा शरीर के ऊर्जा उत्पादन तंत्र को प्रभावित करती है। ये 2 स्टेटमेंट बन सकते हैं। या फिर इसका जो दूसरा नाम है मायल्जिक इंसेफेलोमाइलाइटिस, इसका भी नाम आ सकता है कि क्या चीज़ है। तो ये क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम जो कि एक बीमारी है, इससे रिलेटेड है। तो ये शॉर्ट नोट्स की तरह ही लिखा है मैंने, इसमें डिटेल में नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारे पास है जो हमारे नए रामसल स्थल बने हैं। भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया। इसके बाद अब देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 यानी 75 हो गई है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक की न्यूज़ के अनुसार 20 अगस्त तक जो है हमारे पास 75 रामसर स्थल हो गए हैं। अब 75 तो याद करने मुश्किल है। अभी लगभग मेरा 3rd वीडियो, इन तीनों वीडियो में हमने 4-5 रामसर साइट्स के बारे में पढ़ाई है। पहले 50 थी, 64 हुई, 10 जुड़ी। तो इनको याद करना तो मतलब कोई याद रट्टा ही मार सके तो वही है। तो इन जो इम्पोर्टेंट बात जो है इनको याद करने का ये तरीका हो सकता है कि आप एक मैप लीजिए और उन मैप में इनको दर्शा दीजिए और उस मैप को जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दीजिए। इसी तरीके से याद हो सकते हैं ये। 75 तो मत लिखना। अभी जो 10 अभी जुड़े हुए हैं वो, और जो पिछले कुछ समय में जो चर्चा में रहे हैं वो 15-20 उनको देख लीजिएगा। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 14 अधिकतम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जिसमें 10 है। तंपारा झील ओडिशा, हीराकुंड जलाशय ओडिशा, असुम्पा झील ओडिशा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रानुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर तमिलनाडु, वदुवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कांजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर और शालबूड वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। जो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो जो है वो आपकी GS2 के मेंस के लिए है, ठीक है। मेंस में आपको इसको याद करना है अच्छे से। और ये भी सिंपल पर्टिकुलर क्वेश्चन तो इसका नहीं ही बनेगा, लेकिन मैंने कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। जो टॉपिक है वो है हाथ से मेला ढोने की समस्या से निपटने हेतु उठाए गए कदम।
GS2 मेंस में आ सकता है ये सोशल जस्टिस में, सोशल इश्यूज में। तो मैनुअल स्क्वेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 जो अभी लाया गया है हाल ही में, इसमें सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करके ऑन साइट सुरक्षा के तरीके पेश करने और सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मेला ढोने वालों को मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव है। जो ये अधिनियम है, देखते हैं क्या है। मैनुअल स्क्वेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। हमारे पास टॉपिक क्या है आपको समझ गया ना। मेला जो हाथ से जो मेला ढोने की समस्या से निपटने हेतु उठाए गए कदम। पहला हमारे पास जो है मैनुअल स्क्वेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। दूसरा, अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम 2013। यह अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव और किसी को भी अपने हाथ से मेला ढोने के लिए काम पर रखने के साथ साथ सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को गैर कानूनी घोषित करता है। 2। तीसरा, अत्याचार निवारण अधिनियम 3। चौथा, सभा मित्र सुरक्षा चुनौती। 5वां, स्वच्छता अभियान ऐप। और ये स्वच्छ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ऐसा कैसा मैंने सोचा है कि मैं इसको ऐसा कैसा रट के काम चला लूँ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिए उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया था जो वर्ष 1993 से सीवेज के काम में मारे गए थे, और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का भी आदेश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का। इसको अच्छे से देखना एकदम। ये 5 पॉइंट वो ऊपर हो गए और एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निष्कर्ष करके इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स है ये सारे। इटली की गार्डा झील, ये अभी चर्चा में थी। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, कभी न्यूज़ में रहे गए क्वेश्चन थे। तो ये ध्यान रखना कि इटली की गार्डा झील कहाँ पे है, इटली में। इटली के सबसे भीषण सूखे के कारण देश की सबसे बड़ी गार्डा झील दशकों में अब तक के सबसे कम जल स्तर तक पहुंच गई है। इसके परिणाम स्वरूप जल के नीचे की चट्टानें दिखने लगी और जल का तापमान कैरिबियन सागर के औसत तापमान तक गर्म हो गया। गार्डा झील के बारे में थोड़ी सी हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तरी इटली ने महीनों तक काफ़ी कम वर्षा हुई और वर्ष 2022 में हिमपात भी 70% कम हुआ, जिससे पो जैसी महत्वपूर्ण नदियां सूख गई जो इटली के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में बहती है। इटली की सबसे लंबी नदी पो की सूखी हुई स्थिति से उन किसानों को अरबों यूरो का नुकसान हुआ जो आमतौर पर खेती और धान की सिंचाई के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, गार्डा झील के बारे में इतना बहुत है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसे सॉल्व हो जाएगा। इसमें कौन सी नदी बहती है, पो नदी। और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, तो इटली में जो भी खेत होते हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज़, तमिलनाडु में नया हाथी रिजर्व। हाल ही में भारत सरकार ने केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में एक नए कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु में एक और हाथी रिजर्व अगस्त्यमलई की अधिसूचना की घोषणा की है। नागालैंड में सिम्पन एलिफेंट रिजर्व वर्ष 2018 में अधिसूचित होने के बाद देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। अगस्त्यमलई तमिलनाडु का 5वां रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक और उसके बाद असम, केरल का स्थान आता है। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा फैक्ट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर है, वो कर्नाटक में है, सेकंड नंबर असम और थर्ड केरल में है। ये न्यूज़ में इतना ही कि तमिलनाडु में नया हाथी रिजर्व बना है।
महानदी, अभी कुछ न्यूज़ में आ रही थी महानदी, तो उसी संदर्भ में इसको लिया गया है। महानदी की प्रमुख विशेषताएं। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद नदी है। सबसे फर्स्ट कौन सी आती है? गोदावरी, सेकंड नंबर पर कृष्णा नदी और तीसरे बाद आती है महानदी तीसरे नंबर पर। तो क्या है, हम एक बार फिर से देखते हैं। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की तो सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पर्वत से घिरा हुआ है। इसका उद्गम सबसे इम्पोर्टेंट, यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है, इतना ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ से। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब महानदी की लेफ्ट बाईं ओर से, जबकि ओंग, तेल और जोंक इसकी प्रमुख दाईं सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, महानदी के बारे में इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड है। रानी लक्ष्मीबाई, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप सभी जानते हैं इनके बारे में, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महिला नायकों के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो हम कुछ नाम ध्यान नहीं कर पाएंगे या फिर हम इतना अच्छे से उनको नहीं लिख पाएंगे, बातें घुमा फिरा के लिखेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ 5 या 6 जो महिला स्वतंत्रता संग्राम की महिला नायक है उनके बारे में कुछ 1 या 2 लाइनें लिखी हुई है। तो पहले बात करते हैं हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। झांसी रियासत की रानी लक्ष्मीबाई को वर्ष 1857 में भारत की स्वतंत्रता के पहले युद्ध में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अपने क्षेत्र को सौंपने से इनकार करते हुए रानी ने उत्तराधिकारियों की ओर से शासन करने का फैसला किया और बाद में वर्ष 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गई। दूसरा पॉइंट, उसने तात्या टोपे और नाना साहब की मदद से ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त करी। तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 2 या 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अंग्रेजों के इनके बारे में अगली और बात है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, अगर याद रहे तो आप देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अंग्रेजों के घेरे में आकर वह झांसी के किले से भाग निकली और वह ग्वालियर के फूलबाग के पास लड़ाई में घायल हो गई थी, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। जो नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा नंबर रानी लक्ष्मीबाई के बाद में, वो है जलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की महिला सैनिक में एक सैनिक दुर्गा दल रानी के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गया। वह रानी को खतरे से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने हेतु जानी जाती है। एक लाइन याद रख लेना जलकारी बाई के बारे में। दुर्गा भाभी, हम 1857 से शुरू करते हुए आ रहे हैं और 5 या 6 के बारे में जानेंगे, हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि मेंस के लिए हम कितना लिख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्द 200 शब्द के बारे में हमें 5-7 अगर किसी के नाम ध्यान रहते हैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा हम मेन बॉडी में इनका नाम डाल सकते हैं। दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था, एक क्रांतिकारी थी जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हुई। ये नौजवान भारत सभा की सदस्य भी थी तथा इन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में मदद की।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड हेली की हत्या करने का असफल प्रयास किया। इतना डायरेक्ट ध्यान रख लेना। दुर्गा भाभी के बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान रख लेना। रानी गेदी नल्ली वर्ष 1915 में वर्तमान मणिपुर में जन्मी रानी गेदी नल्ली तथा एक आध्यात्मिक नगा और राजनीतिक नेता थी। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। वह हेरका धार्मिक आंदोलन, ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, वह हेरका धार्मिक आंदोलन में शामिल हुई, जो बाद में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने वाला एक आंदोलन बन गया। वर्ष 1947 में जेल से रिहा हुई तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गेदी नल्ली को पहाड़ियों की बेटी के रूप में वर्णित किया और उनके साहस के लिए रानी की उपाधि दी। ठीक है, रानी गेदी नल्ली के बारे में। बेगम हजरत महल, इनके पति एवं अवध के नवाब वाजिद अली शाह को वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद निर्वासित कर दिया गया था। बेगम हजरत महल ने अपने समर्थकों के साथ विद्रोह अंग्रेजों को भगाकर अवध पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये मेंस के लिए 5 या 6 कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिनको मैं याद करने की कोशिश करूंगा और आप भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर से मेंस के लिए ही आज़ादी के बाद से भारत की उपलब्धियां GS 3 में आ सकता है। ये कुछ एकदम फैक्ट है, ये कुछ फैक्ट हैं, इनको मतलब याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, फैक्ट है एकदम। पहला GDP 1950-51 में भारत की GDP कितनी थी? 2.70 लाख करोड़। 21-22 में कितनी होगी? 147 लाख करोड़। पॉइंट में ध्यान रखना कि लगभग इसमें 3 लाख करोड़ और इधर 147 लाख करोड़ रुपए। विदेशी मुद्रा 1950-51 में 911 करोड़ रुपए था भारत के पास, जो कि 2022 में 45,42,615 करोड़ रुपए हो गया। अब भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। खाद्य उत्पादन, भारत का खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में 50.8 मिलियन टन से बढ़कर 316.06 मिलियन टन हो गया। इनको राउंड फिगर में याद करना। साक्षरता दर 1951 में 18.3% से बढ़कर 78 हो गई और महिला साक्षरता दर 8.9% से बढ़कर 70% से अधिक हो गई। ये कुछ 5 या 6 पॉइंट पे है, इनको आप अच्छे से याद करने की कोशिश करना। और इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि भारत आज़ाद हो गए, 75 साल हो गए ये, और तो आप बताइए कि भारत में क्या क्या हुआ अभी तक, तो अन्य बातों के अलावा ये कुछ बातें भी उसमें लिखी जा सकती है। अन्य बातों के अलावा जो भी क्वेश्चन पूछेगा। नीति आयोग, योजना आयोग को 1 फरवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। इसमें 2 हब है। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष हब नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास गोदावरी नदी के बारे में, तो आइए देखते हैं। गोदावरी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसका बेसिन उत्तर में सतमाला पहाड़ियों, दक्षिण में अजंता श्रेणी और महादेव पहाड़ियों, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
अपवाह तंत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुडुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्से में फैला हुआ है। इसकी सहायक नदियाँ प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्णा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी। कुछ के नाम ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है ये कि प्रवरा, मंजरा, पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। ज्योग्राफी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आ चुका यूपीएससी में। प्रवरा, मंजरा और मनेर दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी महत्वपूर्ण बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। सांस्कृतिक महत्व नासिक में गोदावरी नदी के तट पर भी कुंभ का मेला लगता है। अन्य कुंभ के मेले कहाँ लगते हैं? एक लगता है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा, प्रयाग में गंगा, यमुना, पौराणिक सरस्वती के संगम पर लगता है। 3 तो ये हो गए, 2 मतलब एक नासिक वाला। गोदावरी पर महत्वपूर्ण परियोजना है पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम, सदरमत, अग्निकुट और इंचमपल्ली परियोजना। श्री राम सागर परियोजना। ये 5 परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पर। गोवा वर्ष 2020 में हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य बन गया था। ये सबको पता ही होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है इसमें, दादर, नागर हवेली तथा दमन और दीव को हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, यूटी बन गया है दादर और नगर हवेली। किसमें, कौन सी स्कीम में? हर घर जल में। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा की गई पहल GS3 के लिए है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली, बेहतर वायु गुणवत्ता, ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, BS6 वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में ओड इवन नीति दिल्ली में जो शुरू हुई थी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नवीन आयोग और हैप्पी सीडर, टर्बो हैप्पी सीडर मशीन। ये 8 पॉइंट है, इनको याद कर लेना अच्छे से। GS3 में अगर इन्वायरमेंट में कोई क्वेश्चन आता है तो उनमें जाएंगे या फिर कोई ऐसे भी आता है तो उसमें जाएगी। साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार की पहल, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सुरक्षित भारत पहल, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र और IT एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इनके द्वारा साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है भारत में। एक और है साइबर सुरक्षा रणनीति 2020, ये इंपॉर्टेंट है। स्नेल फिश नाम लिपारेडे फैमिली में पाई जाने वाली 400 से अधिक प्रजातियों में से किसी को भी संदर्भित कर सकता है। कभी कभी उन्हें समुद्री घोंगे भी कहा जाता है। गैस्ट्रोपोड समुद्री घोंगे जो जानवर है इनसे अलग है। स्नेल फिश बायोफ्लोरेंसिस छोड़ती है जिससे यह गहरे आर्कटिक जल में हरे और लाल रंग के रूप में चमकती हुई प्रतीत होती है। ये फिश नहीं लिखा रहेगा आपके सामने, और अगर क्वेश्चन बनता है कि स्नेल क्या चीज़ है तो ये एक फिश है। पहला क्वेश्चन, कहाँ पाई जाती है? आर्कटिक में, आर्कटिक जल में। यही क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारतीय सेना के लिए नई रक्षा प्रणालियाँ। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने देश की आधुनिकीकरण योजनाओं के एक भाग के रूप में भारतीय सेना को F-INSAS, निपुण माइंस, लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट सहित कई नई प्रणालियाँ सौंपी है। हम इनके बारे में जानते हैं कुछ थोड़ा। F-INSAS प्रणाली। F-INSAS का अर्थ फ्यूचर इन्फेंट्री सोलर एज ए सिस्टम।
फ्यूचर इन्फेंट्री सोलर एज ए सिस्टम, एक प्रणाली के रूप में भविष्य के सैनिक है। एक मिनट। एक इंसान प्रणाली होगी, इसमें कुछ देखते हैं हम। यह पैदल सेना के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सैनिक की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत सैनिक को आधुनिक प्रणालियों से लैस किया जा रहा है जो हल्के हर मौसम में सभी इलाकों में लागत प्रभावी कम रखा वाली है। ये डीआरडीओ और इसमें मेन शब्द डीआरडीओ ही ध्यान रखना बस। क्वेश्चन बनेगा एफ इंसान प्रणाली क्या होती है, किसके लिए काम आती है। सबसे पहले तो ये एक रक्षा प्रणाली है, दूसरा पैदल सैनिकों के लिए, सैनिकों की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट निपुण माइंस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई एंटी पर्सनल माइंस, जिसे डीआरडीओ ने सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट मुनिशन कहा है। ये वर्ड ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट मुनिशन किसको कहा है, निपुण माइंस को, और ये किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने। एंटी पर्सनल माइंस का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ किया जाता है, जबकि एंटी टैंक माइंस का खिलाफ भारी वाहनों के लिए किया जाता है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि एकदम सिंपल है, लेकिन अगर एमसीक्यू बनता है तो वो उल्टा उल्टा कर देंगे। जैसे कि एंटी पर्सनल माइंस का इस्तेमाल भारी टैंकों के खिलाफ किया जाता है, जबकि एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल पर्सनल के लिए इंसानों के खिलाफ किया जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार अगर एक रीडिंग भी लग जाएगी तो आप इसको आसानी से याद कर सकेंगे। नेक्स्ट लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट यानी कि एलसी है। लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट एलसी पेगोंग सो झील में वर्तमान में उपयोग की जाने वाली सीमित क्षमताओं वाली नावों के प्रतिस्थापन के रूप में काम करने के लिए। इसने पूर्वी लद्दाख में पानी की बाधाओं को पार करने की क्षमता को बढ़ाया है। नेक्स्ट तिलपिया जलीय कृषि परियोजना यानी कि मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इससे पहले हम एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा सितंबर 2020 में तकनीकी रूप से उन्नत मछली पकड़ने के जहाज़ों, पारंपरिक मछुआरों हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज़ों, नावों और जालों के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी। इसका उद्देश्य ध्यान रखना बस। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं इसके बारे में। इसमें लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2024-25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। तिलपिया क्या होती है, इम्पोर्टेंट तो यही है हमारे लिए प्री के लिए। तिलपिया, जिसे जली चिकन भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारित मछली खाद्य पदार्थों में से एक बन गई है। तिलपिया क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन एक ही बनेगा, मछली है, मछली। और कुछ क्वेश्चन इससे बनना मुश्किल है। हम थोड़ा सा भारत में मत्स्य पालन की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, जो कि मेंस के लिए है पूरा। मत्स्य पालन प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 7.56% हिस्सा है और देश के जीवीए में लगभग 1.24 और कृषि जीवीए में 7.28 का अधिक योगदान देता है। इसमें से एक लाइन कोई भी याद रख लेना अच्छी से। भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7% का योगदान करता है। पूरा याद रखना। यह क्षेत्र देश के आर्थिक और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है। यह समान और समावेशी विकास के माध्यम से अपार क्षमता वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 5 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करने और देश के 28 मिलियन मछुआरा समुदाय के लिए आजीविका को बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली कारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। मत्स्य पालन के लिए सरकार की पहल। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, नीली क्रांति,
किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और समुद्री शैवाल पार्क। मेंस में अच्छे से लिखना है इनको। उड़ान योजना के 5 वर्ष कंप्लीट। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना आरसीए के रूप में शुरू किया गया था। इसकी अब तक की उपलब्धियां: वर्ष 2014 में 74 परिचालन हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 141 हो गए। उड़ान योजना के तहत 58 हवाई अड्डे, 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 68 अंडरसर्व्ड अस्थायी गंतव्यों को जोड़ा गया है। उड़ान के 425 नए मार्गों की शुरुआत के साथ देश भर में 29 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया गया। 4 अगस्त 2022 तक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। ठीक है, तो इस बार तो 14 को संडे था, 15 को 15 अगस्त था, तो हमारे पास ज़्यादा कोई न्यूज़ है नहीं, तो ले दे के 4 या 5 दिन का हमारे पास करंट अफेयर बचता है। इसकी पीडीएफ आपको लक्ष्य सीएससी चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। ठीक है, ये इसकी लिंक है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। और ये कुछ 17 टॉपिक्स है जिनको मैंने अच्छे से शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया है, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइएगा और इनको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये ऑलरेडी वैसे शॉर्ट है, और अगर आप इनमें कुछ और जोड़ना चाहें, मैंने इनको इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि बहुत सारा स्पेस आपके हर टॉपिक के बाद छूट रहा है, वहाँ आप कुछ आसानी से कुछ भी अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।